इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राज्य के वो 3 स्तंभ बताऊंगा कि वो राज्य के कौन से 3 स्तंभ होते हैं जिसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहा जाता है, जिस पर किसी राज्य की आधारशिला टिकी होती है। जब भी ये प्रश्न आता है कि कार्यपालिका और विधायिका क्या होता है, तो आपको इनमें डिफरेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप कार्यपालिका और विधायिका के फर्क को हमेशा समझेंगे। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप कभी भी याद रखेंगे तो आपको कार्यपालिका और विधायिका में फ़र्क हमेशा याद रहेगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि आखिर हम कार्यपालिका किसको कहते हैं, किसको हम एग्जीक्यूटिव और किसको हम लेजिस्लेचर कहें। और साथ साथ में हम न्यायपालिका को तो जानेंगे ही और न्यायपालिका को तो आप जानते ही होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं राज्य के वो 3 अभिन्न स्तंभ बताऊंगा जिस पर किसी राज्य की राजनीति टिकी होती है, या मैं कहूँ राज्य की आत्मा टिकी होती है। वो 3 स्तंभ होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हम चलते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लोकतंत्र की संस्थागत कार्य प्रणाली का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करूंगा, जिसमें मैं सिर्फ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बताऊंगा और संविधान और राज्य के कुछ अंगों पर भी मैं चर्चा कर दूंगा। तो देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अभी तक आप ये तो जानते होंगे कि विधायिका कानून बनाने का काम करती है और कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है। लेकिन अभी तक मैं आपसे अभी पूछ दूं अचानक, तो आपको थोड़ा परिभाषाएं याद करना अलग बात है। परिभाषा आपने याद कर ली कि विधायिका वो जो कानून निर्माण करेगी और कार्यपालिका वो जो कानून का क्रियान्वयन करेगी। लेकिन क्या परिभाषा हर चीज की रट्टा मार लेना, क्या उसके बेसिक को आप जान पाएंगे? क्या उसके उस चीज को पहचान पाएंगे कि आखिर क्या है? तो मैं आपको बहुत एक शानदार चीज बताता हूं। जैसे देखिए, विधायिका एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका लेजिस्लेचर। तो देखिए, जब भी कार्यपालिका शब्द आए और कार्य शब्द आए, तो आप कार्य शब्द की तुलना हमेशा सरकार से करें। सरकार से करें तो मतलब ये है कि जब भी कार्यपालिका शब्द, जब भी लेजिस्लेचर शब्द आएगा, तो आप ये ध्यान रखिए कि उसका मतलब होता है सरकार। जैसे भारत के बारे में तुलना करते हैं, भारत, जैसे भारत में एक संसद है और संसद में किसकी सरकार है? तो संसद में आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार कौन है। भारत में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की जो सरकार है वो है कार्यपालिका, वो है लेजिस्लेचर। तो कार्यपालिका का मतलब सरकार और विधायिका का मतलब हो जाता है पूरी संसद, पूरी पार्लियामेंट। इसलिए विधायिका में सरकार, सरकार, विपक्ष और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सारे, या राज्य स्तर पर मैं कहूं जो एमएलसी होते हैं उनका राज्य स्तर पर, लेकिन मैं इस समय केंद्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए, सरकार का विधायिका का मतलब है सरकार, विपक्ष या वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारत के लिए मिलकर कानून बनाते हैं। तो संसद का मतलब हो गया यहाँ विधायिका, क्योंकि संसद ही कोई कानून बनाती है। और कार्यपालिका का मतलब हो गया सरकार। तो आपको ये फर्क हमेशा याद होना चाहिए। जब भी कार्यपालिका शब्द आएगा तो कार्यपालिका शब्द आते ही आप समझ जाना कि कार्यपालिका का मतलब सरकार है। तो सरकार इज कार्यपालिका और कार्यपालिका इज सरकार। तो एकदम डिफरेंट कॉमन है कि सरकार का मतलब कार्यपालिका, और सभी सांसद जो विधानसभा में वो उसमें संसद में बैठते हैं तो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, विधायिका। तो विधायिका में सरकार भी शामिल होती है, तो विधायिका में कार्यपालिका भी शामिल होगी, क्योंकि कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य अनिवार्य होता है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए एक सांसद है और सांसद को हम क्या कहेंगे कि सांसद ये है, विधायिका का सदस्य है। लेकिन वही सांसद अगर मंत्री बन जाता है तो वो किस में शामिल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सरकार में शामिल। इसलिए एक सांसद जो है वो 2 चीज़ों की सदस्यता रखता है। एक तो रखता है वो किसकी? विधायिका की, क्योंकि वो संसद का सदस्य है। विधायिका के साथ साथ अगर उसकी सरकार है और वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाता है तो वो कार्यपालिका का भी सदस्य हो गया। इसलिए कार्यपालिका और विधायिका का मतलब है, विधायिका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो संसद सदस्य है, वो हो गए, क्या बोलते हैं, विधायिका, विधायक हो, और क्या बोलते हैं, सांसद, वो का विधायिका में सदस्य हैं। और कार्यपालिका का मतलब हो गया जो सरकार में है। तो सरकार का मतलब कार्यपालिका
और विधायिका का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सभी लोग संसद में बैठते हैं। इतना फर्क कॉमन हो गया। वहीं न्यायपालिका तो आप जानते होंगे कि विवादों का समाधान करती है। तो न्यायपालिका का थोड़ी देर में आते हैं, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह नागरिकों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। विधायिका में नागरिकों को द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विचार विमर्श करके देश के लिए विधायक विधियां कानूनों का निर्माण करते हैं। तो कानून निर्माण का काम किसका है? तो कानून निर्माण का समय काम होता है विधायिका का, क्योंकि जनता ने किनको चुना है? जनता ने सांसदों को चुना है या विधायकों को चुना है, तो वो कानून निर्माण का काम करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं विधायिका। सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों और नीतियों को व्यवहारिक धरातल पर लागू करता है, यह देश का दैनिक प्रशासन चलाता है। ये डेफिनेशन बड़ी डिफिकल्ट होती है। क्यों होती है? ये कहा जाता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को जो लागू करता है वो कार्यपालिका होती है, लेकिन आप देखते होंगे कि जो सरकार है वही सारे कानून बना रही है। तो यहाँ पर ये राज्य व्यवस्था का ये दोष है कि कार्यपालिका और विधायिका में जब हम कंपेयर करते हैं तो वास्तव में तो कार्यपालिका ही सारे कानून बना रही है। आज बीजेपी जो भी कानून चाहती है, अभी एक दो कानून फेल हुए हैं, लेकिन आज बीजेपी जो भी चाहेगी वो सारा कानून बना देगी, क्योंकि विधायिका में उसका बहुमत है। लेकिन सरकार इस कार्यपालिका और संसद इज विधायिका। ठीक। न्यायपालिका विवादों का समाधान वह अंग जो कानूनों की व्याख्या करता है, नागरिकों के आपसी नागरिक राज्य और केंद्र राज्य विवादों को निष्पक्ष करता है। तो न्यायपालिका का मतलब होता है कि उस देश के नागरिकों को न्याय देना, चाहे वो सरकारों के मध्य हो, राज्यों के मध्य हो, या किसी भी नागरिक के मध्य में कोई विवाद होते हैं तो उन विवादों को निर्णय देना क्या बोलते हैं, न्यायपालिका का काम होता है। क्योंकि जिस देश की न्याय व्यवस्था सबसे बेहतर होती है, आइडल स्टेट उसी को माना जाता है। आप सोचिए कि एक ऐसा देश हो, एक ऐसा इमेजिन करिए, एक ऐसा राष्ट्र हो जहां न्याय की व्यवस्था इतनी बेहतर हो, जहां पर किसी गरीब को, मजदूर को या वंचित या समाज के हाशिए पर मौजूद व्यक्ति को इस बात से डिस्क्रिमिनेशन न किया जाता हो, भेदभाव न किया जाता हो कि उसकी पॉलिटिक्स में कितनी पकड़ है, वो अमीर है, उद्योगपति है, किसान है, मजदूर है, गरीब है। लेकिन इस पर तो भारत की क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि भारत में न्याय की व्यवस्था कैसी है। एक विश्व की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें कहा गया कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर भारत में कोई व्यवस्था दूषित हुई है तो भारत की न्यायपालिका दूषित हुई है। अब न्यायपालिका के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है, क्योंकि न्यायपालिका का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, अवमानना का केस लगा देगी। इसलिए भारत की न्यायपालिका कितनी बेहतर न्यायपालिका है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भारत की न्यायपालिका से आप कितने प्रेरित हैं। क्या आप भारत की न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था से पूर्ण संतुष्ट हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत की न्याय व्यवस्था से अगर आप असंतुष्ट हैं तो क्या फीचर है। अगर आपके पास एक अच्छा विजन है कि न्यायपालिका में क्या बेसिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो न्यायपालिका में बेसिक रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, ये बात बड़ी कठिन नज़र आती है। क्योंकि भारत में कौन कौन से केस न्यायालयों में पेंडिंग हैं, अब उन केसों का वजूद क्या है, वो ट्रायल के हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जिन पर दुख ही दुख भरा हुआ है। चलिए, ये देखिए, ये रही कार्यपालिका और ये रही विधायिका। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच का हमको डिफरेंट करना है। तो देखिए, कार्यपालिका तो आप समझ पूरे, कार्यपालिका का मतलब हो गया सरकार। और अगर सरकार शब्द में आता हूँ तो आप इमेजिन कर लीजिए कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सरकार का मतलब, कार्यपालिका का मतलब सरकार से होता है, और विधायिका का मतलब होता है चाहे उसमें सरकार पक्ष के हों, विपक्ष के हों, जो भी लोग बैठते हैं वो सब विधायिका के सदस्य होते हैं। तो मंत्री जो कार्यपालिका का भी सदस्य होगा और विधायिका का दोनों का सदस्य होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाती है वो दोनों के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है। नीतियों और कानूनों को लागू करना, इनके मुख्य कार्यों के आधार पर देखें, नए कानून बनाना और पुरानी नीतियों पर बहस करना। तो कानून कौन बनाता है? तो कानून बनाने का काम विधायिका का होता है, क्योंकि उसमें पक्ष विपक्ष सभी व्यक्तियों मौजूद होते हैं, इसलिए कानून बनाती है कौन? विधायिका, और लागू कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है। देखो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। मतलब किसी भी देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो वो है
संसद के प्रति, और संसद को ही हम विधायिका कहते हैं। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, फिर यह अवस्था क्यों होती है? ये व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि जिस पार्टी संसदीय व्यवस्था का ये सदोष है, ये दोष इसलिए है क्योंकि जिस पार्टी की बहुमत में सरकार होती है, अधिकतर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के होते हैं, तो वो सरकार धीरे धीरे निरंकुश हो जाती है और वो विधायिका के प्रति, सॉरी वो विधायिका, हाँ विधायिका के प्रति कम उत्तरदायी बचती है। ठीक है, सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद जो होते हैं, सांसद जो होते हैं वो सीधे चुने जाते हैं, तो विधायिका के हो गए। और जवाबदेही में देखिए सीधे मतदाताओं के प्रति जवाबदेही है, जबकि ये विधायिका के प्रति मत। अब देखो कार्यकाल, अगर हम कार्यकाल के आधार पर डिफरेंट करें तो राजनीतिक अंग अस्थायी, प्रशासनिक स्थायी। तो देखिए कार्यपालिका स्थायी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्रधानमंत्री है और संसद में उनका बहुमत खत्म हो गया, सरकार गिर जाएगी। तो ये भारतीय सापेक्ष में बता रहा हूं मैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए कार्यपालिका स्थायी नहीं है बल्कि निश्चित अवधि, परंतु उच्च सदन स्थायी होता है। इनकी निश्चित अवधि होती है कि 5 साल तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, लेकिन उसके पहले अगर संसद भंग हो जाती है तो हो जाते हैं। लेकिन जब उसका एक उच्च सदन है, आप जानते होंगे कि जो राज्यसभा होती है वो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा जो है हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है। प्रकृति देखिए, व्यवहारिक और स्थायित्व निर्णय लेने वाली संस्था, तो वास्तविक रूप में जो निर्णय लेती है वो तो मात्र विधायिका का रोल होता है। वास्तव में निर्णय कार्यपालिका लेती है, मतलब सरकार जो निर्णय लेती है उसके आधार पर। वैचारिक और बहस करने वाली संस्था, तो आप जानते हैं कि विधायिका में, संसद में जो बहस होती है तो वो बहस होती है, लेकिन वास्तविकता में निर्णय जो है वो सरकार लेती है। विधायिका में बहुमत और संविधान से, तो देखो संविधान के आधार पर इनको विधायिका में बहुमत होना बहुत जरूरी है। सीधे लोकतांत्रिक जनादेश चुनाव से, तो अब ये चुनाव से चुने जाते हैं, वो चुनाव सुनकर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं वो बहुमत का दावा करती है। वहीं देखो वित्तीय नियंत्रण में देखो, बजट का मसौदा तैयार करना और धन का खर्च करना। जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका के पास संसद की सर्वोच्च शक्ति होती है कि बजट पेश कौन करेगी, देश का बजट क्या होगा, वो अपने नागरिकों को कल्याण के लिए क्या करेगी। तो इसका कार्य जो होता है वो कार्यपालिका पर होती है, जबकि बजट को मंजूरी देना और खर्चों पर नियंत्रण रखना ये विधायिका का काम होता है। विधायिका मतलब पूरी संसद, पक्ष विपक्ष मिलकर ये काम करते हैं। तो आप ये समझ गए कि बजट निर्माण का काम तो सरकार करती है, लेकिन उस बजट पर जो नियंत्रण है वो संसद का होता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सरकार जो चाहती है वो तो पास करा लेती है, वो इसलिए करा लेती है क्योंकि सरकार का संसद में बहुमत है, कार्यपालिका विधायिका में उसका बहुमत है। इसलिए ये सब चीज़ें किताबी चीज़ें हैं, वास्तविकता तो बहुत भिन्न है। ये किताबी चीज़ें आपको इसलिए समझनी है क्योंकि किताबों के आधार पर ही तो आप किसी एग्जाम को पास कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव और संसदीय प्रश्नों द्वारा नियंत्रण, चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा नियंत्रण। कैसे? मतलब जो व्यक्ति विधायिका का सदस्य है वो जनता के वोट के द्वारा चुना जाएगा, जबकि जो कार्यपालिका का सदस्य है उस कार्यपालिका के सदस्य को आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर आपने संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो अविश्वास प्रस्ताव के अनुसार सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने के बाद ये लोग जो हैं वो संसदीय प्रश्नों पर नियंत्रण, संसद के प्रश्नों के माध्यम से संसद इन पर जो नियंत्रण रखती है वो प्रश्नों के माध्यम से रखती है। ठीक है, मुख्य रूप से बहुमत प्राप्त दल होता है, तो जिस दल की सरकार होती है, तो आप जानिए जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार होती है। देश की संपूर्ण विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की एक खूबसूरती है कि भारत में जो संसद होती है वो संसद जो है वो अपने माध्यम से सभी धर्म, वर्ग, जातियों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि इसमें प्रतिनिधित्व कम मिल सकता है, लेकिन इसमें मिलने का अधिकार समान होगा। बिल का मसौदा तैयार करना और पेश करना, तो बिल पेश करती है, मसौदा कौन बनाती है? वो बनाती है कार्यपालिका। और विधेयक पर मतदान करना और अधिनियम एक्ट में बदलना ये होता है विधायिका का काम। तो विधायिका और कार्यपालिकाओं का फर्क समानता ये मान लीजिए कि सरकार जो गवर्नमेंट काम करती है, जैसे में बीजेपी का जो काम करती है, मंत्रिमंडल जो काम करता है वो हो गया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव हो गई, और लेजिस्लेचर का मतलब हो गया वो विधायिका जो विधि या सरकार को अपने नियंत्रण में रखती है। तो देखिए कार्यपालिका
किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कभी प्रश्न आया कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है या विधायिका कार्यपालिका के प्रति, तो आपको ये समझना है पहले पे कार्यपालिका क्या होती है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कार्यपालिका सरकार होती है। तो आपको पता होना सरकार किसके प्रति उत्तरदायी, तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, वही हम आगे और बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन बताता हूं। इस तुलनात्मक अध्ययन में देखिए, राज्यों के 3 अंगों का व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण है। ये कार्यपालिका रही, ये विधायिका रही और ये न्यायपालिका रही। देखिए, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रशासन का सुचारू संचालन और त्वरित नीतिगत निर्णय, मतलब प्रशासन को अच्छे से चलाना और तुरंत निर्णय। जैसे मान लीजिए भारत में कोई आपदा आ गई तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है कि ये काम करेंगे हम, उसके बाद वो विधायिका में अपना बिल पास करा लेती है, काम चलता रहता है। जन कल्याण के लिए नियम कानून बनाना, जन कल्याण के नियम कानून बनाती है सरकार, आप विधानसभा संसद, तो ये हो गया। वही देखो, संविधान की रक्षा और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना, तो संविधान की रक्षा करना और लोगों को निष्पक्ष न्याय देना, ये न्यायालय के काम होते हैं। जब आप जानते होंगे कि कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है कि आप इसके बारे में ऐसे नियम कानून बनाइए। जैसे अभी भारत में हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं सूर्यकांत, उन सूर्यकांत जी ने कहा था कि जो न्यू जनरेशन है, जनजी जो है, वो कॉकरोच से उन्होंने तुलना की थी। उसके विपक्ष में, उसके प्रत्युत्तर में एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई जिसके आज मिलियंस फॉलोअर्स हैं। जिसने, देखिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने एक विकल्प तो तैयार किया है। वो विकल्प किसका तैयार किया है? वो विकल्प किया है वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार से हटकर एक नई सरकार आने वाले समय में देने का। लेकिन फर्क ये है कि वो सरकार, उनकी विचारधारा भारत में कहाँ तक चल पाएगी, उनके पास भारत को लेकर आने वाले समय में एक कौन सा विजन है, वो उस विजन पर क्या काम करेंगे। सिर्फ सरकार को रिप्लेस कर कर नई सरकार लाना एकमात्र उद्देश्य नहीं है। भगत सिंह आज़ादी के पहले ये बात कहते थे कि भारत की आज़ादी का मतलब अंग्रेज़ों का जाना नहीं है। भारत की आज़ादी का मतलब है भारत का वो किसान, भारत का वो आम नागरिक, भारत का वो गरीब व्यक्ति जिसके पास वो सब अधिकार हों जो एक सामान्य कुलीन व्यक्ति के पास होते हैं। वो कहते थे सिर्फ भारत का अगर आज़ादी आप जिस टाइप से कराना चाहते हैं, फर्क इतना होगा कि गोरे चले जाएंगे, काले आ जाएंगे। अगर हम सरकार को रिप्लेस भी कर दें और भारत की नई सरकार आ भी जाए, तो सरकार के पास विजन हमारे लिए क्या होगा, वो क्या युवाओं के लिए करेगी। तो सिर्फ सरकार को रिप्लेस करना एकमात्र विकल्प नहीं है, उससे बेहतर विकल्प देना बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखिए कि मोरारजी देसाई ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था, या मैं कहूं जेपी ने गिरा दिया था। उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री में, क्या वो भारत को एक अच्छा प्रधानमंत्री दे पाए? तो ये सब प्रश्न चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेहतर विकल्प देना है तो आपके पास अखिल भारतीय स्तर पर हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बहुत सारे युवा जुड़े हैं, बहुत सारा ऐसा वर्ग जुड़ा है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसके पास अच्छा विजन है। जो सरकारें धर्म और जाति से परे होकर राष्ट्र के लिए काम करेंगी, जो शिक्षा के लिए काम करेंगी, जो गरीब के लिए काम करेंगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बात करेंगी, जो ऐसी बातें करेंगी जो वास्तव में जनता का मुद्दा है। क्या जनता का मुद्दा सिर्फ धर्म तक सीमित है? जब एक घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो किस वजह से? कि उसको बेहतर इलाज नहीं मिल पाया, तो क्या उसका धर्म उसको बचा पाता है? उसकी जाति उसको बचा पाती है? उसकी भाषा, उसका क्षेत्र उसको बचा पाता है? उसको बचा सकता था एक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं, एक बेहतर डॉक्टर, एक बेहतर हॉस्पिटल। लेकिन उसने पूरी जिंदगी भर जो राजनीति की वो किसकी की? वो धर्म की, जाति की, संप्रदाय की, भाषावाद की। लेकिन अंततः जरूरत किसकी पड़ी? जरूरत पड़ी हॉस्पिटल की। ठीक है, हॉस्पिटल तो हमारी पूरी कैटेगरी में था ही नहीं। आज चले जाइए आप किसी सरकारी अस्पताल में, वो सरकारी अस्पताल में 4 वेंटिलेटर नहीं है। जिस जिले की पॉपुलेशन लाखों में है, उसके पास, उसके जिला अस्पताल में 4 वेंटिलेटर नहीं है, जबकि उसी अस्पताल के बगल में बना हुआ एक प्राइवेट अस्पताल के पास बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर सुविधाएं। लेकिन वो बेहतर सुविधाएं किन के लिए होंगी? वो होंगी उन गरीबों के लिए नहीं, उन अमीरों के लिए होंगी जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन भारत की अधिकांश जनसंख्या, आज भी हम लिखते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। मतलब गरीबी रेखा के नीचे भी हमने एक रेखा बनाई और उस रेखा के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तब भी हम
एक ऐसे राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु हो जाएंगे। अभी हाल ही में एक वीडियो आया है, उस वीडियो में, अब वो किसका वीडियो है, किस जिला का या किस स्टेट का मुझे नहीं पता। अभी हाल ही में जो बारिश हुई है उसमें जो मैडम है वो ऐसे कुछ पकड़ी हुई है और बारिश हो रही है, बच्चे भींज रहे हैं। तो वो एक दुष्यंत कुमार की गजल याद आ जाती है कि कहा तो तय था, यही है कि कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए, ऐसी कुछ लाइनें हैं। तो आपने कहा तो था कि मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन आप क्या कर दिए। चलिए, ये सब प्रश्न है। देखो, स्वतंत्रता का स्तर क्या है, विधायिका से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। तो आप देखिए, कार्यपालिका जो है वो विधायिका से जुड़ी रहेगी, क्योंकि जब तक संसद के सदस्य रहेंगे तब तक आप सरकार के अंग रहेंगे। स्वतंत्रता लेकिन कार्यपालिका के बहुमत द्वारा प्रभावित होती है। इनकी स्वतंत्रता किस लिए प्रभावित होती है कि कार्यपालिका का अगर सरकार में बहुमत है, अधिकतर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके हैं, तो इसकी स्वतंत्रता जो है थोड़ा थोड़ा नीचे हो ही जाती है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि संसद में अगर सरकार का बहुमत है तो इनकी जो विधायिका की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, जो कहीं ना कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगता है, क्योंकि कार्यपालिका अपने अनुसार काम करा लेती है। पूर्ण स्वतंत्रता हस्तक्षेप से मुक्त होती है। ये कार्यपालिका और विधायिका से अलग होती है, क्योंकि न्यायपालिका का अपना स्वतंत्र वजूद होता है। संविधान में भूमिका क्या है, राज्य की शक्ति पावर का व्यवहारिक उपयोग करते हैं लोग, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं, राज्य के विवेक को, चलिए समझने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, पुलिस विभाग, तो ये सब कार्यपालिका का हिस्सा है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, पुलिस विभाग, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो हैं वो विधायिका का हिस्सा होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय जो है वो न्यायपालिका का हिस्सा होती हैं। अभी तक आप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में एकदम समझ चुके होंगे। ठीक है, वही देखो, कार्यपालिका की दोहरी भूमिका को आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। कार्यपालिका की दोहरी भूमिका क्या होती है, देखो, अस्थायी और स्थायी। देखो, राजनीतिक कार्यपालिका निर्धारित समय के लिए नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, यह नीतियां बनाने और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। उदाहरण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रिपण। अन्य प्रकार अध्यक्षीय, संसदीय, दोहरी, चलिए इसको छोड़ दीजिए, यूएस वगैरह की तुलना मत करिए। यहाँ राजनीतिक कार्यप्रणाली में क्या होती है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और यहाँ देखिए, योग्यता आधारित अस्थायी अधिकारी, ये प्रशासनिक कार्यपालिका है। ये प्रशासनिक कार्यपालिका कौन सी है, जैसे मान लीजिए ये राजनीतिक कार्यपालिका हो गया, तो राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जो राजनीति संबंध हो गए। और प्रशासनिक कार्यपालिका जिसके आप सदस्य बनने वाले हैं, योग्यता के आधार पर स्थायी अधिकारी, ये राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों पर काम करते हैं और नीतियों का जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। नौकरशाही, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, सचिव जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका को दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका में जो लोग इलेक्शन के माध्यम से चुने जाएंगे उनको मानिए वो हो गए राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य, और जो सिलेक्शन के माध्यम से चुने जाएंगे, एग्जाम के माध्यम से चुने जाएंगे, वो हो गए हैं कौन, क्या बोलते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका। अब देखिए, शक्तियों का पृथक्करण, तीन अंग स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे को कैसे नियंत्रण करते हैं, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका यद्यपि अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक दूसरे को कैसे नियंत्रण करते हैं। तो देखिए, ये है विधायिका, और ये रही न्यायपालिका, और ये रही कार्यपालिका। अगर देखिए, विधायिका कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करेगी, मतलब विधायिका का मतलब समझिए संसद, संसद, और ये रही सरकार, क्योंकि सरकार को हम कार्यपालिका कह रहे हैं। तो संसद जो है वो कार्यपालिका को या मंत्री को या सरकार को कैसे नियंत्रित करती है, तो वो करती है अविश्वास प्रस्ताव और प्रश्नों के माध्यम से। अगर संसद में किसी की सरकार गिरानी है तो आप उसके विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव लाइए। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कार्यपालिका गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इसलिए सरकार को ये डर होता है, इसलिए वो हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधायिका इस प्रकार सरकार को की निरंकुशता से सरकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न मंत्रियों से पूछे जाते हैं, जो मंत्रियों को प्रश्न दिए जाते हैं वो प्रश्नों के आंसर देते हैं। आप जानते होंगे तारांकित, अतारांकित कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। संसद का सत्र बुलाना और अध्यादेश जारी करना, और जानते हैं आप कि जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका कभी कभी अध्यादेश जारी कर देती है और बाद में सत्र बुलाए जाते हैं। वहीं देखो, महाअभियोग द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, तो विधायिका जो है
वो कार्य न्यायपालिका को कैसे नियंत्रित कर रही है कि संसद में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में भारत के न्यायाधीश के लिए, भारत के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग लाया जा सकता है और महाभियोग के आधार पर क्या बोलते हैं, न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भी आप समझिए कि यहाँ पर हटाने की प्रोसेस है, तो मतलब ये नियंत्रण कर लेती है। तो इस प्रकार विधायिका न्यायपालिका को नियंत्रित कर लेती है। लेकिन देखिए, न्यायिक समीक्षा असंवैधानिक कानूनों को रद्द करना, जहाँ विधायिका न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग ला सकती है, वहीं भारतीय न्यायालयों के पास ये अधिकार होता है कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून लाती है जो भारत की नैतिकता के खिलाफ होता है, भारत के संविधान के खिलाफ होता है, तो वो उसको शून्य घोषित कर देती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी के द्वारा एक जो न्यायालय के संबंध में एक कानून लाया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था। तो ये न्याय समीक्षा का अधिकार है। आप ये समझ लीजिए, शासन कार्य प्रणाली इस माध्यम से कार्यपालिका न्यायपालिका का संतुलन बना रहता है। अगर कहीं अविश्वास प्रस्ताव है, तो कहीं महाभियोग है, तो कहीं पर न्यायिक पुनर्विलोपन का अधिकार भी है। इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, और इनका पृथक्करण कैसा होता है, एक दूसरे को वो नियंत्रित कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं भारतीय संविधान का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत करूंगा, जो डे बाय डे क्लास प्रस्तुत किए जाएंगे। आप चाहे यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस या स्टेट, किसी भी स्टेट पीसीएस की, एसएससी, सीजीएल, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, उस आपके लिए क्लास बेहतर होगा, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपके सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।